हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम सीडीपी एंड पैडागोजी के 30 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे दोस्तों, जो हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से ही कंबाइंड क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? ऑप्शन ए है कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना या असहमति के प्रति सहनशीलता। क्या होगा दोस्तों इसमें जो हमारी सृजनात्मकता में सहायक होगी दोस्तों? इसमें हमें कूट में ऑप्शन देना है, आंसर देना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, यानी कल्पनाशील उत्तरों को भी स्वीकार करना है, विचार मंथन भी करना है और असहमति भी देना है। दोस्तों अपसारी सोच होता है, ना कि अभिसारी सोच। अभिसारी सोच हमारी सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं देती है, जबकि अपसारी सोच दोस्तों सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दोस्तों, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। दोस्तों अब हमको उस उदाहरण को बताना है दोस्तों जो हमें आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। दोस्तों ऑप्शन ए में है रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने में घड़ी दिलाने का वायदा किया है। ऑप्शन ए हो गया रूमी अपना परिवार के कार्य पूरा कर रहा है, रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। ऑप्शन सी रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर ला कर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। ऑप्शन डी में अपनी परियोजना कार्य के लिए वह रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता हो। इन चार ऑप्शन में से दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जो हमारा सृजनात्मकता को दर्शा रहा है। क्या कह रहा है? अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोतों की तलाश कर रहा है। ठीक है ना, पहला तो ये हो गया, क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है रवि। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्र देन को बढ़ावा देने की एक विधि है। क्या है? यंत्रवत अधिगम है, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम है, अन्वेषित अधिगम है या निर्देशात्मक अधिगम है? तो बताइए दोस्तों जिसका आंसर होगा क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अन्वेषित अधिगम होगा। क्या होगा दोस्तों? अन्वेषित खोजपूर्ण अधिगम होगा, अन्वेषणात्मक अधिगम होगा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। विकास बताना है दोस्तों। विकास क्या है? विकास एक आयामी है, विकास एक दिशीय है, में बदलाव किया जा सकता है, आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है। तो विकास क्या है बताइए दोस्तों? विकास क्या है दोस्तों? विकास में बदलाव किया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन सी आंसर में आएगा। क्या होगा? विकास में बदलाव किया जा सकता है दोस्तों। इसका ऑप्शन सी आंसर में आएगा उत्तर। ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की पहचान क्या कहलाती है दोस्तों? समायोजन कहलाती है। ऑप्शन बी आत्मसातीकरण या असिमिलेशन कहलाता है, या अनुकूलन कहलाता है, या संगठन कहलाता है? बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा? जीन पियाजे के अनुसार से वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता क्या कहलाती है, और स्कीमा की पहचान क्या कहलाती है दोस्तों? बताइए क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा समायोजन, एक्कोमोडेशन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? एक्कोमोडेशन यानी समायोजन कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा है। दोस्तों कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा है। बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। क्या ऑप्शन ए चार्ल्स स्पीयरमैन है, या एल्फ्रेड बीनेट है, या थियोडोर या साइमन है, या हावर्ड गार्डनर है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, हावर्ड गार्डनर होंगे। कौन होगा दोस्तों, हावर्ड गार्डनर होंगे। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और पार्टी की क्या भूमिका होगी। दोस्तों एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और पार्टी की क्या भूमिका होगी। ऑप्शन ए, कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन बी, छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है। ऑप्शन सी, अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील हैं। ऑप्शन डी, अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है। बताइए दोस्तों संरचनावादी कक्षा हमको बताना है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा। एक संरचनावादी कक्षा में दोस्तों अध्यापक और छात्र दोनों दोस्तों क्या होंगे, क्रियाशील होंगे, सक्रिय होंगे। क्या होंगे दोस्तों, दोनों क्रियाशील होंगे और सक्रिय होंगे। ऑप्शन सी आंसर में आएगा। ठीक है ना। क्या होगा उत्तर दोस्तों, उत्तर होगा ऑप्शन सी, अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील होंगे, संरचनावादी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिलती है। दोस्तों समावेशी कक्षा में दोस्तों विशेष बच्चों को कैसे सहायता मिलती है हमको ये बताना है। व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण करके, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति से, सहयोगात्मक अधिगम से, या मानकीकृत निर्देश से। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर बताएं। आप सभी लोग सोच समझ के इसका आंसर बताइए दोस्तों, कूट में आंसर देना है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड होगा। फर्स्ट में क्या है, व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण होगा, और थर्ड में क्या है, सहयोगात्मक अधिगम होगा। क्या होगा दोस्तों, व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण होगा और सहयोगात्मक अधिगम होगा। ऑप्शन सी आंसर आएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जानकारियाँ किस स्मृति को संगठित करती हैं। ये चार नीचे कुछ दोस्तों जानकारियाँ दी गई हैं, तो हमको ये बताना है कि ये कौन सी स्मृति को बढ़ावा देती हैं। बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष के उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। बताइए दोस्तों क्या यह अल्प अवधि स्मृति है, या दीर्घ अवधि स्मृति है, या संवेदिक स्मृति है, या कार्यकारी स्मृति है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 29249 का। बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा सी, सॉरी दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। यह दीर्घ अवधि स्मृति है। क्या है दोस्तों, दीर्घ अवधि स्मृति है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों अभी तक जो भी दोस्त हमारे इस चैनल में नए हो दोस्तों, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि दोस्तों जैसे ही हमारा वीडियो पड़े आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रभावित करती है। दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह क्या प्रस्तावित करती है हमको बताना है। क्या है, फर्स्ट में क्या है, विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती करती है। विद्यालय की पाठचर्या के गले में वृद्धि करती है। दोस्तों रटंत अधिगम को महत्व देना, या विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा, बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन सी होगा। सेकंड, थर्ड और फर्स्ट क्या होगा, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट होगा दोस्तों। यानी विद्यालय की पाठचर्या के विषय वस्तु में कटौती करना, और थर्ड में क्या है, रटंत अधिगम को महत्व देना,
नहीं दोस्तों, ये थर्ड नहीं होगा। ऑप्शन दोस्तों सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि रटन को तो महत्व तो देना ही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन सी होगा दोस्तों। क्या होगा? विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती करना। दूसरा क्या है? विद्यालय की पाठचर्या के गले में मतलब पाठचर्या में वृद्धि करना। गले है दोस्तों, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग समझ में आ रही है। और फोर्थ में क्या है? विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो बाल विकास के सिद्धांतों को संदर्भ रहित करता है, तो कौन सा आंसर उत्तर होगा दोस्तों? हमको इन चारों ऑप्शनों में से ढूंढना है। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। ऑप्शन बी, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन सी, एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों में विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या ऑप्शन डी, विकास पूर्णतः संख्यात्मक और सटीक रूप से मापा जा सकता है। बताएं दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। दोस्तों कैसे होता है? केंद्रीय भाग से बाहरी तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। कैसे तरीके? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। ऑप्शन डी, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। ऑप्शन सी, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। या ऑप्शन डी, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति को पैदा करे। तो बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व देता है। क्या करता है? विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व देता है। ऑप्शन सी आंसर में होगा। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था धारण में समरूप है? कौन सी अवस्था है दोस्तों जो जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को धारण करती है? क्या जन्म से 2 साल तक होगी, 2 से 7 साल तक होगी, 7 से 11 साल तक होगी, या 11 से ऊपर तक की? बताइए दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों? कौन सी होगी? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 7 से 11 वर्ष होगा। क्या होगा दोस्तों? आंसर सी होगा, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार की अवस्था क्या है? 7 से 11 वर्ष की। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या समझते हैं, सुझाते हैं दोस्तों? जो भाषा और विचार हैं दोस्तों, तो उन पर हमारे लेव वाइगोत्स्की जी क्या सुझाव देते हैं, ये देखा। ऑप्शन ए, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। ऑप्शन सी, भाषा संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। या ऑप्शन डी, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो क्या होगा आंसर? बताएं सभी लोग दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। क्या करती है दोस्तों? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया जाता है दोस्तों? शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में कौन सा मॉडल सुझाया जाता है? ऑप्शन ए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, उन्हें समावेशी शिक्षा देती है, या अलगावी शिक्षा दी जाती है, सम्मिलित एकीकृत शिक्षा देती है। बताइए दोस्तों कौन सा मॉडल है जो समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए सही होगा? बताएं दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, समावेशी शिक्षा दी जाएगी दिव्यांग बच्चों के लिए। कैसे दी जाएगी दोस्तों? समावेशी शिक्षा सबके लिए जरूरी है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के अधिगम पर
कक्षा के वातावरण काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणता, अभिमुखी अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? ऑप्शन ए प्रदर्शन अभिमुखी होना चाहिए, ऑप्शन ई स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक होना चाहिए, या ऑप्शन सी अध्यापक प्रधान होना चाहिए, ऑप्शन डी सकारात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ये वातावरण कैसा होना चाहिए? सहकारात्मक यानी सहयोगात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सकारात्मक दोस्तों और सहयोगात्मक वातावरण होना चाहिए। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? दोस्तों ऐसे कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा है क्या, सामाजिक संदर्भ है क्या, संवेग है, शिक्षा शास्त्रीय उपागम है। बताइए दोस्तों कौन कौन से ऑप्शन है जो दोस्तों अधिगम को प्रभावित करते हैं? बताइए कूट में आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों कूट में आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग और शिक्षा शास्त्रीय उपागम, ये सभी दोस्तों किसको? अधिगम को प्रभावित करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? विकास के किस क्षेत्र का संबंध है दोस्तों बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? क्या ऑप्शन ए संवेगात्मक क्षेत्र है, या ऑप्शन बी संज्ञानात्मक क्षेत्र है, या ऑप्शन सी सामाजिक क्षेत्र है, या ऑप्शन डी शारीरिक क्षेत्र है? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बताएं सभी लोग क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र। कैसा क्षेत्र होना चाहिए दोस्तों? संज्ञानात्मक क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आ गया क्वेश्चन देखो। हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? दोस्तों हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया आधार पर दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास के विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए नैतिक विकास को प्रतिपादित किया है, सामाजिक विकास को प्रतिपादित किया है, या मनोवैज्ञानिक विकास को प्रतिपादित किया है, या व्यक्तिगत विकास को प्रतिपादित किया है? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? नैतिक विकास को प्रतिपादित किया है। किसको दोस्तों? नैतिक विकास को। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, कैसी कक्षा दोस्तों? प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? विद्यार्थी अधिगम अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कैसी भूमिका निभाते हैं दोस्तों? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? किसके लिए दोस्तों? आकलन के लिए। कैसे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार दोस्तों। ऑप्शन ए में है मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण होना चाहिए, ऑप्शन बी केवल विषय वस्तु अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना होगा। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का आकलन करना। क्या होगा? सभी विद्यार्थियों को उनके सीखने और विकास का आकलन करना होगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से अध्ययन करना चाहिए। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए
शिक्षकों को निम्नलिखित में किसका अध्ययन करना चाहिए? ऑप्शन ए मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, प्रकृति का विज्ञान का करना चाहिए, भौतिक विज्ञान। बालक को समझने के लिए दोस्तों जो शिक्षक है उसको किसका अध्ययन करना चाहिए? किसका अध्ययन करना चाहिए? तो दोस्तों हमें बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। किसका करना चाहिए दोस्तों? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है? दोस्तों क्या है? अधिगम की आकलन की विशेषता नहीं है इन चार ऑप्शनों में से। ऑप्शन ए है इनमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है। ऑप्शन बी यह आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। या ऑप्शन डी इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? इसमें सूचना शिक्षार्थी के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। ठीक है ना दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सीखने की गति कैसी होना चाहिए ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर आधारित होना चाहिए, या पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर हो, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर पारस्परिक क्रियाओं पर निर्भर हो, या ऑप्शन डी व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र हो। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? सीखने की गति किस पर आधारित है बताइए। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर होना चाहिए। क्या? सीखना दोस्तों। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, और इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन ए न केवल आनुवंशिकता से, ऑप्शन बी आनुवंशिकता और वातावरण से, ऑप्शन सी केवल वातावरण से, ऑप्शन डी न आनुवंशिकता और न वातावरण से। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। जो दोस्तों हमारा प्राथमिक रूप से विकास है वह केवल वातावरण से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी होगा दोस्तों। किससे होगा दोस्तों? केवल वातावरण से प्रभावित होता है। इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। क्या? भाषा और चिंतन। ऑप्शन ए है चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, ऑप्शन बी है भाषा चिंतन का निर्धारण करता है, ऑप्शन सी है भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, या ऑप्शन डी भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। बताइए दोस्तों जिसका आंसर होगा क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। कौन? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। जेंडर एक क्या है दोस्तों? हमको बताना है जेंडर क्या है। जेंडर मनोवैज्ञानिक है, जेंडर जैविक है, जेंडर सामाजिक है, जेंडर शारीरिक है। बताइए जेंडर क्या है? क्या है जेंडर? बताइए दोस्तों। दोस्तों जो जेंडर है हमारा तो क्या है? जेंडर हमारा एक सामाजिक अवधारणा है। ऑप्शन सी होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा? जेंडर हमारा एक सामाजिक अवधारणा है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। एक गतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है? सक्रिय अन्वेषक बनाती है, ऑप्शन बी सक्रिय अनुयायी बनाती है, ऑप्शन सी निष्क्रिय अनुयायी बनाती है, या निष्क्रिय अन्वेषक बनाती है। बताइए दोस्तों एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है दोस्तों? तो दोस्तों बच्चों को सक्रिय अन्वेषक बनाती है, सक्रिय खोजकर्ता बनाती है। ठीक है ना। अगले दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है।
वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है। दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। बताइए दोस्तों, जो इसका आंसर होगा क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक। तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ कब से होती है दोस्तों? तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से होती है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूदा कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी किससे प्रभावित है दोस्तों? हमको ये बताना है। दोस्तों, कोविड-19 जब महामारी आई थी तो दोस्तों उसमें रोहिणी क्या करती है, अपनी बहन के यहाँ है वहाँ रखी पुरानी पुस्तकों को वह पढ़ना शुरू पसंद करती है। तो दोस्तों रोहिणी कैसे प्रभावित है? प्रतियोगिता अधिगम करता है, या स्वप्रेरित अधिगम करता है, या प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है, या बाह्य प्रेरित अधिगम करता है। बताइए दोस्तों, जो इसका आंसर होगा क्या होगा? तो दोस्तों, जो रोहिणी है वह स्वप्रेरित अधिगम करता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, क्या है? रोहिणी स्वप्रेरित अधिगम करता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल में नए हों तो दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो हमारा पड़े सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।